नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ा था, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। क्या चीन 2040 तक एक महाशक्ति बन सकता है? महाशक्ति कहने का मतलब है 2040 तक चीन जो है अमेरिका जैसा विकसित देश बन सकता है या उससे आगे निकल सकता है। ठीक है, यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे। ठीक है, हमारी बुक का नाम भी है समकालीन विश्व में राजनीति। और आज के समय में चीन की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में चीन के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है, लगभग 3.12 खरब डॉलर, 3.12 बिलियन डॉलर, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, चीन को एक ताकतवर देश बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है। चीन को आज की बात करें कि आज वर्तमान की बात करें, चीन को एक ताकतवर देश बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है। एक है, पहला नाम है माओ त्से तुंग, देंग श्याओपिंग एंड तीसरा है जिनपिंग। और ये जो जिनपिंग है ये वर्तमान नेता है। ठीक है, जो आज के समय में चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था को संभाल रखा है। ठीक है, जिनपिंग वर्तमान नेता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 2040 तक चीन एक महाशक्ति बनने के कारण। ठीक है, 2040 तक चीन एक महाशक्ति बनने के कारण, पहला है कि अमेरिका के साथ संबंध बनाए गए 1972 में। और 1972 में जिन्होंने संबंध बनाए थे वो था माओ त्से तुंग। ठीक है, माओ त्से तुंग ने क्या किया, जिसके कारण चीन को अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में चित्र दिखा होगा जिसमें 3 बंदे बैठे हैं, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और चाइना। यानी कि चीन ने क्या करा था 1970 के दशक में यानी 1972 में यूएसएसआर के साथ उसका साथ छोड़ दिया था और चोरी छुपे यूएसए का साथ क्या था, अपना लिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, चाइना को आर्थिक सहायता प्रदान हुई, जिससे चाइना को आर्थिक स्तर पर अपना औद्योगिक स्तर पर विकास करने में सहायता मिली थी अमेरिका की हेल्प के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आपको ये चित्र दिख भी रहा होगा, है ना, आपके एनसीईआरटी में भी है ना। अब है सेकंड पॉइंट कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनाया गया, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति को अपनाया गया ताकि व्यवसाय, व्यापार और परिवेश का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, परिवेश का मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को अच्छे तरीके से हल किया जा सके, है ना। और कृषि का निजीकरण भी किया गया, जिसके कारण ग्रामीण वर्ग की आय में वृद्धि हुई। भारत में तो अब करा गया है कृषि का निजीकरण, यानी कि जो किसान है वो किसी को भी अपनी फसल चाहे बेच सकता है। लेकिन ये जो पॉलिसी है वो 1972 से ही आ चुकी थी, या कह सकते हो 1970 के दशक से ही आ गई थी। ठीक है ना। ओके, चलो इसको समझते हैं। कहने का मतलब है चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति को इसलिए अपनाया गया ताकि जब वो व्यापार करे विदेशों से, है ना, तो कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे व्यवसाय तो बढ़े, व्यापार भी बढ़े, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, व्यापार को जितना बढ़ी चाहे वो बढ़ जाए, और अच्छी बात है, कोई भी देश चाहेगा कि व्यापार बढ़े, धंधा बढ़े, ठीक है, पैसा आए, ठीक है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनाया गया था। ठीक है, और कृषि का निजीकरण किया गया, जिससे ग्रामीण वर्ग को, यानी कि जो लोकल एरिया होता है, सबसे नीचे का एरिया जो होता है ग्रामीण वर्ग, उनकी आय भी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कृषि का जब निजीकरण किया गया, यानी कि अब किसान जो है जिस मर्जी को चाहे अपनी फसल बेच सकता है। यानी कि कह सकते हो कि किसी किसान के पास उसका खेत है, उसने फसल डाली, अभी कटी नहीं है, और कटने से पहले ही उसकी फसल सारी की सारी क्या है, बिक चुकी है। ठीक है, ओके, जिससे ग्रामीण को क्या होगा, यानी किसान वर्ग को क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा मिलेगा। अब उसे भटकना नहीं पड़ेगा किसी के पास भी कि हमारी फसल खरीद लो, हमारी फसल खरीद लो। ठीक है, ओके, अब वो जिस मर्जी को चाहे वो बाजार में जाके बेच सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता था। अब कृषि का निजीकरण किया गया है, क्योंकि भारत में होता था कि जो किसान है ना, उसको सरकारी मंडियों में जाके
कुछ गिने चुने सरकारी व्यापारी जो होते थे उनको ही वो माल बेचना पड़ता था, और वो लोग क्या करते थे, किसान को अच्छा रेट नहीं देते थे, ठीक है, जिनके कारण मजबूरन किसान को वो जो एक रेट होता था उसी रेट पे उनको बेचना पड़ता था, और उनको वो नुकसान झेलना भी पड़ता था। लेकिन उसको हटा दिया गया, अब किसान जो मर्जी जाए जिस मर्जी को बेच सकता है। लेकिन इसका एक घाटा हो सकता है, क्योंकि अब जो जो कुछ चीज़ें होती ना, जैसे टमाटर है, ये सब जो डेली यूजेस की जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। लेकिन किसान को तो चलो सैलरी मिलेगी अच्छी खासी, उसे तो पैसा, उन्हें तो पैसा मिलेगा। चलो सी पॉइंट है हमारा, चीन दुनिया में प्रत्येक निवेश और विदेशी निवेश के लिए आकर्षक देश बन चुका है, ठीक है। जो चाइना जो है प्रत्येक निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही आकर्षक देश बन चुका है, जिसका कारण है चीन का भूभाग। चीन का भूभाग का मतलब होता है चीन का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और वहाँ की जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा भी है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं, 140 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है। और सस्ती श्रम का मतलब होता है चीप प्राइस है वहाँ की लेबर कॉस्ट, ठीक है, बहुत ही सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, ठीक है। और आज वर्तमान में चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है, और इसी विदेशी मुद्रा के दम पर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ओके। क्योंकि चीन जो है ना आज के टाइम में देखो, एक तो इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण सस्ती श्रम भी मिलती है, जिससे जो अलग अलग देश के लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ की जो लेबर है उनको सस्ती भी मिल जाती है, और यहीं की जो लेबर है वो दूसरे देशों में भी जाती है। अगर हम भारत की भी बात करें, जो भारत की जो लेबर है बहुत ही ज़्यादा सस्ती है ना। हमारे खुद देखो दिल्ली के अंदर अलग अलग राज्यों से कितने सारे मजदूर आते हैं काम करने के लिए, है ना, और यहाँ पर उनको जल्दी से काम भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग भी हैं, और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है जो कि उन्हें मिल जाती है। और इंडिया की लेबर जो है वो बाहर इलाकों में भी जाती है, बाहर देशों में भी जाती है, जैसे कि दुबई में जाती है, ठीक है, ओके, समझ गए। जिनके कारण क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट के कारण उन देशों को विदेशी मुद्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ओके, समझ आ गया होगा ये, है ना। अब आता है 1978 में देंग शियाओपिंग के द्वारा आर्थिक क्रांति को अपनाया गया, और ये आर्थिक क्रांति जो थी चीन की दूसरी क्रांति थी, ठीक है। पहली जो क्रांति हुई थी वो 1921 में हुई थी, साम्यवाद क्रांति, ठीक है, ओके। 1978 में देंग शियाओपिंग के द्वारा आर्थिक क्रांति हुई, जिसमें खुले द्वार की नीति को अपनाया गया, यानी कि ओपन डोर मार्केट को अपनाया गया, जिसमें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटा दिए गए, यानी कि सभी के लिए दरवाजे खोल दिए भाई, अब सभी देश चाहे चाइना में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1991 से पहले भारत में किसी भी प्रकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी एलपीजी आने से पहले, ठीक है, ओके। एलपीजी आने से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। जब एलपीजी आ गई 1991 के बाद भारत में, जैसे कि आप कह सकते हो केएफसी, मैकडी, है ना, पिज़्ज़ा हट हो गए, फॉरेन कंपनी जो है ये सब प्रोडक्ट आपको देखने को मिल गए, है ना। उसी तरीके से ये जो नीति है चाइना में 1978 में ही अपना ली गई थी, जिसके कारण वहाँ पर विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से रिलेटेड सारे प्रतिबंध हटा दिए गए, और इन्हीं सब के कारण चाइना को विदेशी मुद्रा मिली, और वर्तमान में चीन के पास दुनिया में अन्य सभी देशों से ज़्यादा विदेशी मुद्रा है, ठीक है। और ये भी कह सकते हो 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, जिसके कारण चीन व्यापार से जुड़े विषय पर काफ़ी प्रतिक्रिया करता है ना। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर व्यापार की पॉलिसी बनाता है, जिसमें चाइना दखल देता है, और पॉलिसी में कुछ इस तरीके से बदलाव करता है जिसमें चाइना को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है, चाइना को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है, ओके। चलिए एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, और एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, 2040 तक चीन महाशक्ति बनने के कारण अमेरिका के साथ संबंध बनाए गए, जिसके कारण
अमेरिका को आर्थिक सहायता प्रदान हुई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनाया गया। कैन इसका मतलब था व्यवसाय हो चाहे व्यापार हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए लेकिन परिवेश यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। और कृषि का निजीकरण किया गया, जिससे ग्रामीण वर्ग को भी आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है। और दुनिया में यानी कि चीन दुनिया में प्रत्येक निवेश विदेशी निवेश के लिए आकर्षक देश बन चुका है। क्यों चीन का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ की जो मजदूर है, श्रम है, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ठीक है। जिसके कारण आज वर्तमान में चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है ना। 1978 में डेंग शाओपिंग के द्वारा आर्थिक क्रांति हुई और जिसमें खुले द्वार की नीति को अपनाया गया, जिसमें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के प्रतिबंध हटा दिए। यानी सबके दरवाजे खोलिए, आइए इन्वेस्टमेंट करिए, काम खोलिए, धंधा खोलिए। ठीक है, हमको टैक्स दीजिए। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, जिसके कारण चीन व्यापार से जुड़े विषय पर काफ़ी प्रतिक्रिया करता है। यानी कि कुछ नीतियों में इस तरीके से बदलाव करता है कि चीन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो, है ना। और आप ये भी कह सकते हो एफ पॉइंट कि चाइना जो है वो यूएनओ का भी सदस्य है। ठीक है, जो 2040 तक महाशक्ति बनने में सहायता करेगा, 1945 से है। ठीक है, ओके, है ना। अब हमारी थोड़ा समझते हैं, हमारी बुक का जो नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। समकालीन विश्व में राजनीति यानी जो करंट की बात करता है। और करंट की सिचुएशन की बात करें कि चीन 2040 तक महाशक्ति बन सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चीन जो है आज भी महाशक्तियों से यानी कि अमेरिका, रूस, इनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे। ठीक है, है ना। चलिए अब समझते हैं, कोई भी देश होता है उनको कुछ चीज़ों पे उनकी तुलना करी जाती है कि वो कैसे एक महाशक्ति बन सकते हैं। पहला है मिलिट्री, सैनिक। चाइना के पास आज वर्तमान समय में लगभग 240 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमेरिका के पास आज लगभग 7000 और रूस के पास लगभग 8500। ठीक है, अमेरिका के पास लगभग 7700 हैं और रूस के पास 8500 परमाणु हथियार है। कहने का मतलब है चाइना तो इनके आसपास भी नहीं है। इतने बम बनाने के लिए आज भी चाइना को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मिलिट्री। अब दूसरा है हमारा क्या कह सकते हैं, आर्थिक। ठीक है, भले आज चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है, लेकिन वहाँ पर लगभग 10 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। ठीक है, आज भी 10 करोड़ लोग चाइना में गरीब लोग हैं। ठीक है, ओके, हमने क्या क्या बातें पढ़ ली, महाशक्ति की। ठीक है, चलो महाशक्ति हम जल्दी देखते हैं। पहला हो गया हमारा सैनिक, दूसरा हमारा हो गया आर्थिक। आर्थिक में इसलिए कमजोर है, भले आज चाइना की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, वहाँ पे लगभग 10 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं और अमेरिका की गरीबी रेखा से 15 गुना नीचे हैं। ठीक है, ओके, समझ। अगर अमेरिका में कोई गरीब है, उसको मान लो 15 मिले हैं, $15 मिले, तो चाइना जो है अभी -$15 चला है, यानी 15 गुना पीछे, बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, अगर अमेरिका के किसी गरीब ने एक दिन में 1500 कमाए तो चाइना वालों ने लगभग 150 कमाए होंगे। ठीक है, एक दिन में। यानी कि वहाँ का जो गरीब आदमी है, यानी कि जो गरीबी रेखा बहुत नीचे है। ठीक है, वहाँ पर चाइना में आज भी 10 करोड़ लगभग जनसंख्या। आप कह लो हमारी राजनीति, राजनीति भी कह सकते हो, क्योंकि जो महाशक्ति है अमेरिका जो है, उनके हम वहाँ पर जो लोकतंत्र को अपनाया गया, यानी कि सभी को बोलने के राइट्स दिए गए, है ना। और 2040-50 तक आते आते सभी जो नागरिक हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, सभी को बोलने के राइट्स दिए जाएँ। लेकिन चाइना में क्या है, आज भी वहाँ पर जो सरकार है वो साम्यवाद है, एक तरह के सत्तावाद है। वहाँ पे लोगों को ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब 2040 तक आते आते लोगों को बोलने के राइट्स ना दिए जाएं तो कहाँ से विकसित होगा। कहने का मतलब है अभी भी चाइना जो है इन सब से 50-70 साल पीछे है। ठीक है, और आर्थिक की अगर एक और बात करी जाए, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र की जो बात करी जाए, हम चाइना में जो है जो पैसा है ना, पैसा वो ज़्यादातर सरकार के हाथ में, और जो बहुत ज़्यादा पूंजी पैसे वाले बंदे हैं, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं ना, ठीक है, उनके पास पैसा जमा है। यानी कि चाइना के बहुत बड़े पैसे के हिस्से पर अमीर लोगों का और चाइना की सरकार का दबदबा है, जिससे गरीबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, सैनिक पढ़ लिया, आर्थिक पढ़ लिया, राजनीति पढ़ लिया, अब है हमारा एक अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। ठीक है, चाइना की अभी एक न्यूज आई थी कि जो चाइना जो है अब एलियंस की क्या करेगा, खोज करेगा, सर्चिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन अमेरिका की एक संस्था है वो है नासा, ये काम आज के 30-40 साल पहले से करती आ रही है। वो एलियन की खोज जो है बहुत पहले से कर रही है। और अभी एक और न्यूज़ है जो करंटली बहुत ज़्यादा ही चल रही है, आप सबको मालूम है। ठीक है, अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन लो। अमेरिका की एक संस्था है वो है एलन मस्क की स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स पूरी तरह से निजी है, प्राइवेट सेक्टर है पूरा, यानी कि है तो अमेरिका से सपोर्ट से, यानी अमेरिका यानी नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर बनाया अपना स्पेस एक्स, जिसके अंदर अभी सक्सेसफुल लॉन्च हुई थी, जो कि सक्सेसफुल रहा है, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट गए थे। ठीक है, यानी कि अब जो है बात करी जा रही 2023 तक कि टूरिस्ट को लेके जाएंगे, किसी एक आम नागरिक को लेके जाएंगे स्पेस में। ठीक है, उसको स्पेस की क्या कराएंगे, सैर कराएंगे, उसको घुमा के लाएंगे, जिसके अंदर जापान के एक बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, आप उनका नाम लिख सकते हो, कमेंट कर देना अगर आपको मिल जाए, जो एलन मस्क की स्पेस एक्स का जो प्रोजेक्ट है उसमें जाएंगे। और उसके अंदर वो 8 कलाकार और लेके जाएंगे, जो अरबपति है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी, वो 8 कलाकारों को अपने साथ लेके जाएंगे टूर के लिए। ठीक है, स्पेस की सैर करने के लिए। ठीक है, चलो वो तो बात होगी स्पेस घूमने फिरने की। बात यह है कि चाइना, अभी देखो अमेरिका अब आम नागरिकों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है, चाइना तो अब खोज कर रहा है एलियंस हैं या नहीं है। और इसकी तो स्टार्टिंग जो है अमेरिका आज के 30-40 साल पहले से करता आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चाइना जो है, चीन जो है, आज भी यानी यूएसए और रूस भी कह सकते हो, यानी कि रशिया कह सकते हो, इससे 50-70 साल पीछे है अभी भी। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड 50-70 साल, इसको और बढ़ा दिया गया है 80 से 90 साल तक। कहने का मतलब है एक जो नया केस चल रहा है कोविड-19। ठीक है, क्योंकि महाशक्तियों का जो सपोर्ट, महाशक्ति यानी यूएसए हो गया, रूस हो गया, इनको जो सपोर्ट करते हैं सब के सब विकसित देश हैं, और इन सब में आपसी एक विश्वास है। लेकिन चाइना ने इस विश्वास को तोड़ दिया कोविड-19 की वजह से, क्योंकि चाइना में एक डॉक्टर थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एक नया वायरस है, उसको आगाह करा था पूरे देश को। लेकिन जब इस डॉक्टर ने अपनी खबर दी पूरे वर्ल्ड पर, तो चाइना वालों ने उसकी बात दबा दी और वो व्यक्ति भी चला गया। और जिसके कारण चाइना ने क्या करा, इसकी खबर पूरे वर्ल्ड में फैलने नहीं दी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैलने नहीं दी, और आप देख लो पूरी दुनिया भुगत रही है इस बात को, है ना। ठीक है, और चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने क्या करा, हम जैसे अपने रेट बताते रहते ना कि अमेरिका में इतने केस बढ़ गए, उसमें इतने केस बढ़ गए, लेकिन चाइना ने क्या करा, अपने केस ही रोक दिए। लगभग 82,000 के आसपास थे, 82,000 के आसपास कुछ केस थे, वहीं पे रोक दिए गए, है ना। लेकिन जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि ये जो केस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन चाइना जो है रियलिटी नहीं दिखा रहा, पारदर्शिता नहीं दिखा रहा। ठीक है, यानी कि किसी का विश्वास नहीं हो रहा। अब इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां थी, टेलीकॉम जैसे हम सब फ़ोन वगैरह चलाते हैं, हम रिचार्ज कराते हैं, तो हमारी कंपनियों को पता लगता है कि ये जो नंबर है चालू है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। लेकिन चाइना में क्या था, लगभग 5 लाख 4 लाख आसपास लोग क्या थे, सारे जो नंबर्स थे वो क्या हो गए, बंद हो गए, यानी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इसका तो एक ही रीज़न होगा ना, तो कि जो कंज्यूमर थे वो अब नहीं रहे। ठीक है, यानी कि वहाँ पे भी जो मौत का आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा था। ठीक है ना, ओके। और जो चाइना जो है पारदर्शिता नहीं दिखा रहा है, यानी कि केस नहीं बता रहा है। ठीक है, और चाइना ने अगर रोक भी लिया है तो उसने किस तरह रोका है वो भी नहीं बताया। इन्होंने अलग अलग कंट्री हो गए, उनको पीपीई किट जो दिए थे, और जो कोविड-19 की टेस्ट किट जो दी थी, इजराइल वगैरह को जो दी थी, वो क्या दी थी, फेक वगैरह दी थी, शायद इजराइल था, एक बार सर्च कर लेना। लेकिन ये तो कंफर्म था, इन्होंने जो प्रोडक्ट दिए थे वो फेक थे, यानी कि वो बेकार थे, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे।
ठीक है। तो आप कह सकते हो कि चाइना जो है अब महाशक्ति तो शायद ही बन जाए, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और सभी के सभी जो अमेरिका की जो कंपनी है, जैसे एप्पल ले लो, एप्पल यानी कि आईफोन वाले, उसका तो नाम सुना ही है, वो सब क्या कर रहे हैं अब चाइना से अपने जो प्रोडक्ट को हटा रहे हैं, या तो वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं या वो वियतनाम, थाईलैंड, इन सब की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, चले जा रहे हैं वहाँ की तरफ। ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, इन बातों को नोट कर लेना, ये वाली बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके। आपको इसी तरीके से आंसर लिखने हैं। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट कमेंट कर देना, किसी को कोई डाउट आ जाए तो कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तारा चंद, ओके, बाय बाय।